हेलो एवरीवन, आज हम नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो इस टॉपिक में पहले हम क्या कवर करेंगे, वर्क क्या है। ठीक है, वर्क को पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आईसीएसई सिलेबस। ठीक है, तो वर्क क्या होता है सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे कि एक बॉडी है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाकर इसको किसी एक डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर दूं, यहां से सपोज मैं फोर्स लगाया इसके ऊपर ऐसे, और ये इसका मूवमेंट कुछ यहाँ हो गया, कुछ डिस्टेंस हो गया, तो मतलब इसमें क्या लगा है, वर्क लगा है। और अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं और ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, मतलब ये मूव नहीं हो रहा है यहां से उस पोजीशन तक, मतलब फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे वर्क डन क्या है, नहीं लग रहा है, जीरो है। तो वर्क का क्या होगा, डेफिनेशन उसको समझते, व्हाट इज द वर्क। ठीक है, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला भी समझेंगे, फैक्टर भी समझेंगे, एसआई यूनिट भी समझेंगे और रिलेशन भी समझेंगे। ठीक है, तो वर्क क्या होता है उसको समझते हैं। तो वर्क इज said to be done only when force applied on body makes what displace। यही मैं बोला कि अगर किसी एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वो बॉडी पे जब फोर्स लग रहा है तो उसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेस मतलब थोड़ा दूर चले जा रहा है। ठीक है, तो हम उसको वर्क बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब किस किस को वर्क बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, व्हेन वर्क इज डन, व्हेन वर्क इज डन। तो कब कब वर्क होता है पहले उसको समझते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, सपोज व्हेन अ मैन पुशिंग अ व्हाट कार। एक इंसान है, कार को धक्का दे रहा है, तो कार का क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। चेंज डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, थोड़ा सा दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे वर्क क्या होगा, वर्क डन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल और क्या ले सकते हैं, व्हेन अ हॉर्स while पुलिंग का मतलब क्या होता है, खींचना। पुशिंग का मतलब क्या होता है, धक्का देना। पुलिंग का मतलब क्या होता है, खींचना। ठीक है, तो अ हॉर्स वाइल पुलिंग अ कार्ट। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हम लिख सकते हैं, सपोज व्हेन अ बॉय गोइंग अपस्टेयर मतलब सीढ़ी ऊपर की तरफ। तो सपोज कोई एक लड़का है, एक बॉडी है, वो क्या कर रहा है, बॉडी ऊपर की तरफ, सीढ़ी के ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो वो भी किसमें आएगा, वर्क, क्योंकि उसमें भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, और हॉर्स में भी क्या हो रहा है, हॉर्स किसी चीज को खींच रहा है। ठीक है, तो व्हेन अ हॉर्स वाइल पुलिंग अ कार्ट, तो क्या कर रहा है, वो खींच रहा है। तो जब वो खींच रहा है तो उसमें भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सपोज और एक ले सकते एग्जाम्पल, व्हेन cyclist while pedaling a साइकिल। सपोज एक साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट मतलब जो साइकिल चलाता है, साइकिलिस्ट वो क्या कर रहा है, साइकिल को पेडल मार रहा है। तो जब वो फोर्स लगा रहा है पेडल के ऊपर, तभी क्या हो रहा है, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब वर्क डन हो रहा है। तो ये जो दिख रहा है, यहां पे भी वर्क डन हो रहा है, यहां पे भी वर्क डन हो रहा है, यहां पे भी वर्क डन हो रहा है। कुछ ऐसे एग्जांपल अब देखते हैं जहां पे वर्क डन, फोर्स तो लग रहा है, फोर्स इज अप्लाइड बट वर्क डन इज नॉट अकर्स। सपोज when work is
नॉट डन। कहां पे वर्क डन नहीं होता है? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज अ कूली स्टैंडिंग विथ लोड, हैवी लोड और लोड। तो एक कूली है, सिंपली वो लोड लेके खड़ा है, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा, सिंपली वो क्या खड़ा है। तो जब वो खड़ा है तो क्या वर्टिकल फोर्स लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नो। तो वर्क में क्या होता है, जब तक डिस्प्लेसमेंट ना हो फोर्स तो लगेगा, लेकिन जब तक डिस्प्लेसमेंट ना हो हम उसको वर्क डन नहीं बोलेंगे। तो यहां पे भी क्या नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल, पुशिंग अ वॉल that does not move। सपोज एक दीवार है, दीवार पे कोई इंसान फोर्स लगा रहा है, बट दीवार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब दूर नहीं हो रहा है, वो चल नहीं रहा है, खसक नहीं रहा है, ठीक है। तो वहां पे भी वर्क डन क्या होगा, नहीं होगा। जैसे हम डेली वर्क करते हैं, जैसे ईटिंग, हम बैठ के खाना खाते हैं, हमारे लिए वर्क डन है, बट अकॉर्डिंग टू साइंस इट इज नॉट वर्क। ईटिंग, रीडिंग, ठीक है, और क्या क्या आ सकता है, ईटिंग, रीडिंग, थिंकिंग, यहां पे एनर्जी लग रहा है, कैसे, मेंटली एनर्जी लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये जब तक कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है फोर्स लगने से, तब तक उसको हम वर्क डन नहीं बोलते। तो व्हेन वर्क इज डन ये था, और व्हेन वर्क इज नॉट डन ये था। कब वर्क होगा और कब वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, वर्क को समझने का। तो वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मेक्स द डिस्प्लेस। तो जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसका कुछ दूरी तय होता है, मतलब कुछ डिस्प्लेस होता है फोर्स, जैसे ये एक बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, एक बॉडी है, और मैं इसके ऊपर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है, और ये पहले का पोजीशन इसका ये है, और फिर ये बॉडी कुछ देर बाद फोर्स लगने से इसका यहां पे आ गया, तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है, कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको हम वर्क डन बोलेंगे। समझ आया, कुछ फोर्स लगा और ये बॉडी यहां से यहां चले गया, ठीक है, डिस्प्लेस किया, तो मतलब वर्क डन हुआ। और अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं और इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब यहां पे वर्क डन नहीं हुआ। ये दोनों था, ठीक है। नेक्स्ट अब समझते हैं मेजरमेंट ऑफ वर्क। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ वर्क को समझते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेजरमेंट। कैसे हम वर्क निकालेंगे, अगर हमको कोई क्वेश्चन देता है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हम उसको कैसे निकालेंगे वर्क को, ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ वर्क कैसे होगा, क्या लिख रहा हूं मैं, मेजरमेंट कैसे करेंगे, मेजरमेंट ऑफ वर्क। तो वर्क का हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स, व्हाट, वर्क इक्वल्स टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हुआ इसका फॉर्मूला, ठीक है। वर्क इक्वल्स टू फोर्स लगेगा, फोर्स लगने से वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। और वर्क ऐसा क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, व्हाट, इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब यहां से आपको डाउट होगा कि सर फोर्स भी क्या है, वेक्टर है, ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या भी वेक्टर है, तो वर्क स्केलर कैसे हो गया। तो यहां पे मैं आपको नोट दूंगा, देखो जैसे कभी भी वेक्टर और वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है, याद रखना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि कभी भी जब वेक्टर को वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी ही आता है। इसी की वजह से हम वर्क को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट अब हम इसको कैसे, अगर बोल दिया एग्जाम में, हाउ डिफाइन
वर्क अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो कैसे करोगे? सिंपल ऐसे लिखोगे, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय, it is amount of work done by force is what? Equals to it is amount of work done by a force is equals to the product of force and displacement of the point of application, of the force in the direction of the force, in the what? Direction of the force. तो हम इसको ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं किसको? वर्क के फॉर्मूले को। समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट अब बोल रहा है कि अच्छा वर्क जो है किस पे डिपेंड है, तो हम इसको डिपेंडेंसी कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां पे, सो अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड ऑन टू फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड है उसको समझते हैं। तो पहला फैक्टर क्या होता है यहां पे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? सिंपल क्वांटिटी, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, उसको मैग्नीट्यूड। जैसे मैं लिखा यहाँ पे फोर्स का क्या होता है? 10 न्यूटन, ऐसे, ठीक है? ये मैग्नीट्यूड हो गया। वैसे ही दूसरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, किसके वजह से? फोर्स के वजह से। तो ये दोनों क्या है? इसके ऊपर फोर्स क्या है? डिपेंड है। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है? किसी किसी सिचुएशन में हो सकता है ये पूरा लग रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है। जैसे कौन सा सिचुएशन था? पुशिंग अ वॉल दैट वॉल डज नॉट मूव। जैसे कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं वॉल के ऊपर, लेकिन वॉल का मूवमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन वहां पे तो ये लग रहा है, इसको चेंज होना चाहिए, प्रोड्यूस कर रहा है फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट तो होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है वहां पे, ठीक है? तो ये सब फैक्टर है, हमको इसको दिमाग में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हम इसको आगे देखते हैं और आगे करते हैं। ये हमारा क्या था? मेजरमेंट ऑफ वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज हियर फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर। तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी आता है, ठीक है? ये हमारा हो गया वर्क, ठीक है? अब वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको समझते हैं, क्योंकि ये हमको न्यूमेरिकल में मदद करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। जैसे गिव रीजंस आता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो जैसे कुछ एक्सप्रेशन है, ठीक है? तो अगर क्या होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगा, या फिर मैं फोर्स इधर ला रहा हूं डिस्प्लेसमेंट इधर होगा? उसी को देखते हैं। देखो तो यहां पे क्या होगा? इट इज नॉट necessary, it is not necessary that work done
by the force which cause displacement in its own direction, in its own डायरेक्शन। ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि जिधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, उधर ही बॉडी मूव करे। इट इज नॉट नेसेसरी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वर्क डन बाय द फोर्स विच कॉज डिस्प्लेसमेंट इन इट्स ऑन डायरेक्शन। तो जरूरी नहीं है कि वो अपने ही डायरेक्शन में करेगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। कैसे देखते हैं? तो पहला हमारा देखते हैं कि कैसे चेंज करता है। पहला पॉइंट क्या है हमारा? सपोज बाय finding the component of displacement along force। ठीक है, तो इसको समझते हैं। बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो फोर्स के अलोंग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, किसके अलोंग? फोर्स के। तो जैसे यहां पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। लेट्स सी, सपोज एक ये स्लोप है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहां पे हमारा क्या है? कोई एक बॉक्स है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक यहां पे, ये हो गया, ठीक है। तो अभी यहां पे क्या होगा? सपोज ये पॉइंट जो हमारा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो फोर्स कैसे लग रहा है यहाँ पे? सपोज मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं और उसकी डायरेक्शन इधर एक मैं एफ फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। ये हमारा क्या है? यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बाहर कुछ आवाज आ रहा है, उसको इग्नोर करो। डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। ओके, तो देखो ये कुछ एंगल बन रहा है, थीटा यहाँ पे बन रहा है ना। किसके अलोंग बन रहा है? एक इधर फोर्स के अलोंग और एक इधर डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, ठीक है। तो अब हमको निकालना है। तो ये तो हो गया फोर्स। हमको ये क्या है? ये हमारा इधर फोर्स लग रहा है, तो इसको हमको देखना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सपोज इसको हम वर्क से ही निकालेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? हमने अभी देखा, फोर्स इंटू वर्क, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से भी लिख सकते हैं। तो एस हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हमको कैसे लिखना है? एस से लिखना है, डोनेट करता है एस, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देखो फोर्स क्या ले रहा है यहाँ पे? ए और बी, ठीक है। और एस क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट, ये एस क्या? ए और सी, ठीक। ये हमारा क्या? एस, और ये हमको नहीं पता, तो हमको इसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि जब भी हमें एक साइड निकालना पड़ता है ये, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा यूज करेंगे, ठीक है, इन ट्राइंगल में, क्योंकि एक ट्राइंगल है। तो क्या है? इन राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। सो एंगल क्या है इसका? ए बी सी, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे एंगल से ही हम लेंगे, तो हमें पता है एंगल का जो सटा हुआ रहता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। और जो उसके जस्ट सामने रहता है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो उसके अपोजिट रहता है, अपोजिट टू द एडजेसेंट एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस।
ठीक है, तो हम क्या क्या निकालना है, हमको बेस निकालना है, ये ए बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कोसाइन थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, बेस यहां पे कितना है, ए बी, हाइपोटेनस की कितना है यहाँ पे, ए सी। ठीक है, अब देखो हमें एसी पता है, एसी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, एस। ठीक है, तो यहां से हमारा ए बी निकल जाएगा, कैसे, ये जो एस है उस साइड चले जाएगा, इधर इधर चले जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, ए बी इक्वल्स टू एस कॉस थीटा, निकल गया। अब सिंपली क्या करना है, ये जो है इसको हमको यहाँ पे कहां पे, एक ए बी के जगह बस इसको एस कॉस थीटा को पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा, वर्क इक्वल्स टू, क्या बनेगा, वर्क इक्वल्स टू, पुट कर दो इसको, तो क्या बनेगा, एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो मतलब क्या आया, ये वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ये बन गया हमारा। तो इससे हमारा एक आ गया इक्वेशन, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, अब हमको यूज कैसे करेंगे इसको, तो सिंपली देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ये कॉस थीटा का एंगल लग रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। तो अगर क्वेश्चन में देता है, सपोज इसको कैसे करके क्वेश्चन में दे सकता है, तो ऐसे देख सकता है, ध्यान से समझना। सपोज तुमको फोर्स दे देगा, मेरे को फोर्स दे दिया 10 न्यूटन, और एंगल भी दे सकता है। सपोज एंगल दे दिया, सपोज एंगल कितना दे दिया, 60 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट दे दिया कितना तुमको, 2 मीटर दे दिया, और बोल दिया कि वर्क निकालो। तो कैसे निकालोगे, तो वर्क का फॉर्मूला सेम यही लगा दोगे, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कितना दिया है, 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाउ मच कॉस 60, 1/2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/2। तो ये 2 से 2 कट गया, तो कितना है, 20 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 20 जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे करके इसको यूज करेंगे, समझ आया। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, और एक जो बचा हुआ है इसका, ये समझ आया कि नहीं है, नेक्स्ट केस देखते हैं। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या है, उसको हम समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या केस है, हम उसको, इसमें क्या दिया हुआ है, बाय फाइंडिंग द component, by finding the component of force along डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको किसको अलोंग देखना है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स को देखना है कि कितना आता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, फ्रेम से बाहर जा रहा है थोड़ा, इसको और इधर करके बनाते हैं। ठीक है, तो सपोज ये हमारा डायग्राम है। ये हमारा क्या डायग्राम है, और मैंने यहाँ पे एक लोड दिया, ऑब्जेक्ट, जिसको ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और एक यहाँ पे जो इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जो बीच का है, ये क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट, यही तो हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, एस से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा एक फोर्स लगा P, और डोनेट कर देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, सी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, किसके अलावा, डिस्प्लेसमेंट के अलावा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के अलावा हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा। ठीक है, किसके अलावा निकालना है, तो ये हमारा थीटा एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो किसके अलावा फोर्स निकालना है, डिस्प्लेसमेंट के अलावा। तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू एस। अब देखो वर्क, तो यहाँ पे एफ क्या है, एन ए, क्योंकि यही तो लग रहा है ना फोर्स, तो यहाँ पे लिख देंगे एन ए।
ठीक है, और एस क्या है हमारा, AC। ठीक है, तो हमें पता है कि वर्क का जो है ये तो Na है, बट ये हमारा एस है, लेकिन हमको ये निकालना नहीं पता, तो हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे और निकालेंगे। तो ये किस एंगल का है, इन एंगल PNA, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही लिखेंगे, कोसाइन कितना होगा ये, बेस बाय व्हाट, हाइपोटेनस D/H। फिर उसके बाद बेस कितना हमारा, बेस कितना दिया हुआ है, बेस हमारा दिया हुआ है Na, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, नॉट दिस वन। ओके, तो कितना दिया हुआ है, PA। अब यहां पे तुम देखो, PA हमारा क्या है, फोर्स है, ये तो हमारा फोर्स ही है ना, ये क्या है, एक्चुअल जो फोर्स लग रहा है वही है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, Na/F। अब क्या होगा, ये जो होगा ये किधर चले जाएगा, इधर। तो कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, Na इक्वल्स टू F cos थीटा। ठीक है, अब N को क्या करो, इसके जगह पुट कर दो, वर्क के फॉर्मूला में, इसके जगह, यहाँ पे इसके जगह नहीं पुट करना, ये एस ऐसे रहेगा, Na के जगह ये जो है इसको पुट करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, वर्क इक्वल्स टू F cos थीटा S। तो ये हमारा निकल गया यहां से वर्क। तो हम ये भी फॉर्मूला में, न्यूमेरिकल में ये भी हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा दो कंपोनेंट निकाला, पहला क्या था, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, और ये क्या है, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, हमको इसको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहां से हमें क्या क्लियर आउट हुआ, हम पहले उसको कंक्लूजन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या क्या हुआ, यहां से हमें पता चल गया कि 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दूसरा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तीसरा क्या है, एंगल बिटवीन, एंगल कौन सा होना चाहिए, कोसाइन एंगल होना चाहिए। ठीक है, एंगल बिटवीन व्हाट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्या पैरामीटर है, इसको हम यूज करेंगे, तब जाके हमारा ओवरऑल वर्क निकलेगा। कब, जब एंगल होगा तब, और अगर एंगल नहीं होगा तो हम सेम F/S फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, स्पेशल केसेस देखते हैं वर्क का, कि कहां पे कैसा एंगल होगा तो कितना फोर्स होगा। ठीक है, अगर एंगल ज्यादा होगा तो कैसा फोर्स होगा, एंगल बिल्कुल कम होगा तो क्या फोर्स होगा, तो उसको हम समझते हैं। तो देखिए, पहला स्पेशल केसेस इसको बोलते हैं। तो केस 1 पहले देखते हैं, केस 1। तो केस 1 में क्या होता है, इफ द डिस्प्लेसमेंट is in the direction of force। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के ही डायरेक्शन में है, कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज व्हेन, इसको पहले हम समझते हैं उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे। तो देखो, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जैसे इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एंगल भी इधर ही है, तो कितना एंगल हो गया ये, अरे भाई एंगल भी इधर ही लग रहा है और फोर्स भी इधर ही लग रहा है, एंगल भी इधर, तो ये तो 0 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे 0 डिग्री जब होगा तो क्या होगा, cos 0 डिग्री लेंगे, और cos 0 डिग्री कितना होता है, 1, है ना।
तो cos 0 डिग्री जब वन होगा, ठीक है, cos 0 डिग्री क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हम जब फॉर्मूला के अंदर एफ एस कॉस थीटा है, तो हम एफ और कुछ एस होगा, और जब पुट 1 करेंगे तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे कैसा वर्क आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है क्या, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे ले सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम में पूछ सकता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, सपोज व्हेन अ पुली does work on load by rises up it against what, force of gravity, force of ग्रेविटी। तो कोई भी कुली है, अगर वो किसी लोड को रेस कर रहा है किसके अगेंस्ट में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, तो अ कुली डज वर्क ऑन अ लोड बाय रेसेस ऑफ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जब फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे कितना होगा, ये 0 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हो गया ये। नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सपोज फ्री फॉल मास अंडर ग्रेविटी। कोई एक बॉडी है, ऐसे गिर रहा है नीचे ऐसे, तो क्या होगा, इधर ही फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो क्या हो गया, 0 डिग्री। तो यहां पे वर्क डन किसके वजह से हुआ, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो पहला केस में हमको याद रहना चाहिए, पहला केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉस थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री क्यों होता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बिकॉज इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, फोर्स इधर ही लग रहा है, और डायरेक्शन भी इसका डिस्प्लेसमेंट का इधर ही है। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस हमारा है केस नंबर 2। केस 2 क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। इफ displacement is normal to the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहां पे नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, फोर्स के, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे जब भी सपोज मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, ठीक है, फोर्स किधर है, इधर, और डिस्प्लेसमेंट सपोज इधर हो रहा है, तो कितना एंगल बना रहा है ये, अरे भाई कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे cos 90 कितना आएगा, cos 90 कितना होता है, 0। तो यहाँ पे वर्क क्या आ गया, निकालो वर्क, तो एफ एस इंटू कॉस थीटा करोगे तो क्या होगा, अगर ये 0 हुआ तो ओवरऑल पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें यहां से पता चल गया कि वर्क डन कितना आ गया, जो वर्क आया कि क्या आया, वर्क हमारा आ गया, वर्क इज 0 है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेना है, तो एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल, तो सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे हम, एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज अ कुली वर्क्स ऑन horizontal ground
a coolie works on horizontal ground while have load on his head। एक कूली है और वो लोड लेके क्या स्टील खड़ा नहीं है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। किस तरह मूव कर रहा है, लोड इधर लग रहा है, मूव किधर हो रहा है, इधर। तो देखो जैसे ये कुली है, ठीक है, ये जो है कुली है और ये एक लोड पकड़ा हुआ है यहाँ पे, ऐसे लोड पकड़ा हुआ है, ठीक है, जितना का भी लोड हो, ठीक है। और ये जो लोड पकड़ा हुआ है, फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन कुली का मूवमेंट किधर है, इधर, ठीक है। फोर्स हमारा पता है, लोड की वजह से फोर्स क्या रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ओके। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे जब ऐसे हो रहा है तो तुम देखोगे अगर हम इन लोगों को पास लाए, इस फोर्स को यहां लेकर आए, ऐसे कुछ बनाए, तो तुम देख रहे हो कैसा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री बन रहा है तो हमें पता है क्रॉस 90 कितना होता है, 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री हुआ, अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री पुट किए तो ये जो होगा पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो वर्क डन हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। जबकि ये फोर्स लग रहा है, इसका एनर्जी वेस्ट हो रहा है, लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से, साइंटिफिकली इसका वर्क डन क्या हो गया, इसका वर्क डन क्या हो गया, 0। इसका वर्क डन क्या हो गया, पूरा 0, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज एक और एग्जांपल है, सपोज a body moving in a circular path in horizontal plane। तो यहां पे भी क्या होगा, वर्क डन इसका क्या होगा, 0 होगा। अब यहां पे कैसे वर्क डन 0 होगा, इसको समझते हैं। तो इसका कैसे समझेंगे, देखो जैसे ये हमारा सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अगर एक बॉडी को ये जो बॉडी है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये जब मूव करता है तो हमें पता है इधर इधर यहां रहेगा तो इधर डायरेक्शन होगा इसका, यहां पे रहेगा तो इधर, मतलब कांस्टेंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। लेकिन इसका फोर्स जो लगता है इनवर्ड लगता है। हम इसको पढ़ चुके हैं फोर्स का चैप्टर में, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखोगे यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, किस डायरेक्शन में, इधर। तो यहाँ पे कितना बना रहा है, 90 डिग्री, इसीलिए इसका भी वर्क डन कितना होगा, 0। ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह तुमको क्या बोल देगा, सोलर, कोई सैटेलाइट है, और सैटेलाइट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो बताओ कि उसका वर्क डन होगा कि नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस ऑब्जेक्ट की जगह क्या डाल देगा, सैटेलाइट, और बोल देगा कि गिव रीजन व्हाई वर्क इज नॉट डन हियर। तो तुमको सिंपल यही लिखना है और ये पूरा एक्सप्लेन कर देना है, फुल मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 3 देखते हैं, केस नंबर 3 क्या होगा। केस नंबर 3, case number 2 completed. Now write down case number 3. So what is case number 3? Case number 3 क्या है, if the displacement is in the opposite डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहां पे क्या बोला हमें, डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है, किसके, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन है। जैसे सपोज मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं और मूवमेंट इधर हो रहा है इधर, तो ये कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 180। तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो जब -1 होगा तो हमें पता चल गया, अगर हम इसको वर्क के फॉर्मूला में लगाते हैं Fs cos थीटा, तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा कुछ Fs -1 मतलब नेगेटिव आएगा। तो हमें पता चल गया यहां से हमारा वर्क डन जो होगा वो कैसा हुआ, वर्क डन इज
नेगेटिव। क्या होगा? वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पे हम एग्जांपल भी दे सकते हैं। कैसे एग्जांपल ले सकते हैं? सपोज व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन surface, when a body moves on surface, the force of, very important, the force of friction between body and surface is in the opposite direction of the motion to the body, motion to the body। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये जो है फोर्स तो लग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स हमारा इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर हो रहा है। ठीक है, तो कैसा एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। तो ये एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं? सपोज एक बॉडी है, किसी सरफेस पे चल रहा है। ठीक है, जब सरफेस पे चलता है तो क्या होता है, हम जब सरफेस पे चलते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हम जब फर्स्ट स्टेप अपना लेते हैं तो ये तो आगे फोर्स लगाता है, लेकिन एक जो स्टेप होता है वो पीछे फोर्स लगाता है। क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, ये अगर हम इसको धक्का दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो होता है ये इसके वजह से आगे तो जाता है, लेकिन कुछ यहाँ पे फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है कुछ कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। कॉन्टेक्ट फोर्स किसको बोलते हैं? जो बॉडी के बीच और बॉडी ऑब्जेक्ट के बीच और ये सरफेस जो है इसके बीच लगता है, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इधर तो फोर्स लग रहा है लेकिन कुछ फोर्स अपोज कर रहा है, किस डायरेक्शन में? इसका अपोजिट डायरेक्शन। तो एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है। इधर तो फोर्स लग रहा है नहीं है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो ये एंगल बनाता है, कितना बनाता है? 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा केस 2 हुआ। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पे अच्छे से। समझ आया? नेक्स्ट इसको हम कंक्लूड करते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखो, तो केस 1 क्या था पहले देखते हैं। केस 1 क्या था, फिर केस 2 क्या था, और फिर केस 3 क्या था। ठीक है, तो देखो केस 1 में क्या था, जो डायरेक्शन था डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के ही साथ था। ठीक है, तो कितना एंगल बना रहा था? कितना बना रहा था? 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री जब बना रहा था तो क्या निकल रहा था? कॉस 0 डिग्री कितना हो रहा है? 1। और इसका वर्क डन क्या हो रहा था? पॉजिटिव वर्क डन हो रहा था। ठीक है, और केस 2 में क्या हो रहा था? एंगल कितना बना रहा था? 90 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस 90 जो था कितना आ रहा था? 0। तो वर्क डन क्या आ रहा था यहाँ पे? 0। फिर यहाँ पे 180 एंगल बन रहा था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो कॉस 180 कितना आ रहा है? -1। तो यहाँ पे वर्क क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो ये मेन कंक्लूजन है, उसका पूरा कंक्लूड किया गया। ठीक है, तो इसको समझ लो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये हो गया, रब करो। नेक्स्ट हमारा है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो देखो, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये कैसे होता है, इसको सिंपल डायग्राम से समझते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखो, जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, तो जब ये बॉडी को हम फ्री फॉल करते हैं तो किधर गिरेगा? इधर गिरेगा। ठीक है, ये क्या हमारा ग्राउंड है, ये हमारा क्या है? ग्राउंड है। तो जब इसके ऊपर फ्री फॉल कर रहा है तो एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसको हम फोर्स को क्या बोलते हैं? mg। ठीक है, और यही mg, तो फिर इसका वर्क कितना आएगा? mgh। क्यों? क्योंकि mg तो फोर्स लगा, लेकिन ये जो हाइट कवर किया ना h, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, ये क्या था? ये कब लगता है? हाइट के वजह से लगता है। सपोज कोई बॉडी है जो हाइट से गिर रहा है,
बिल्डिंग से गिर रहा है, क्लिप से गिर रहा है, हिल से गिर रहा है, हाइट से डील करेंगे तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है। देखो सिंपल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कहां पे, एक्सेलरेशन कहां पे लगता है, जब कोई डील कहां पे करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में करता है। सर जैसे ये एक इंसान है और ये इधर की तरफ फोर्स लगा के मूव कर रहा है, तो अब यहाँ पे लगा देंगे अगर फोर्स इक्वल्स टू एम ए, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किसके लिए लगता है, बॉडी के लिए जो वर्टिकली मूव कर रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बॉडी कैसे मूव कर रहा है, वर्टिकली मूव कर रहा है। तो इसमें कौन सा, हम ए को हटाकर सिर्फ जी लगा देंगे, और जी क्या है हमारा, ग्रेविटी है, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है, और ये क्या सिंपल एक्सेलरेशन है। ठीक है, सेम वैसे ही इसको हम जी लगा दिए, तो ये हमारा बन गया mg। और जो हम वर्क में F इंटू एस जो लगा रहे थे वो भी तो डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन वो कहां था, ग्राउंड पे था, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे एस था। बस इसी को रिप्लेस कर दिया हम एच में। एच कैसे लगेगा, हाइट के लिए लगेगा। बस यही इसमें डिफरेंस, और कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम एफ को mg लिख दिए और एस को h लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिट ऑफ वर्क। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिट ऑफ वर्क। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या है उसको समझते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। तो देखो यूनिट ऑफ वर्क क्या उसको समझते हैं, यूनिट ऑफ वर्क। सो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या है, जूल। अब ये जूल आया कैसे, इसको देखते हैं। तो देखो कैसा है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस। ठीक है, F इंटू एस होता है। तो यहां पे देखोगे फोर्स का क्या होगा, यूनिट 1 न्यूटन। ठीक है, अब बोलो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर में लेते हैं, तो 1 मीटर। तो फॉर्मूला क्या आया, 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, क्या आया, 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा भी आता है, बोलेगा एक्सप्लेन 1 जूल, व्हाट इज 1 जूल। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखो लिखोगे ऐसे, 1 जूल is said to be done when force of 1 Newton displace when 1 joule is said to be done। कब 1 joule done होगा, कब होगा, when 1 joule said to be done when force of 1 Newton displace a body through a distance of 1 meter in its own direction। तब हम बोलेंगे कि 1 जूल का वर्क डन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 जूल का कब बोलेंगे कि 1 जूल वर्क हुआ है, जब 1 न्यूटन, जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ये बॉडी हमारा ग्राउंड पे है। ठीक है, जब इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा और ये बॉडी 1 मीटर यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे आएगा, तो ये जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा 1 मीटर का होगा, और 1 न्यूटन फोर्स लग के 1 मीटर का दूरी तय करेगा, तब हम बोलेंगे कि ये 1 जूल हुआ है। ठीक है, अब कुछ इसका बिगर यूनिट होता है, तो बिगर यूनिट क्या क्या होता है, बिगर यूनिट ऑफ जूल। तो क्या क्या होगा, सपोज एक होता है हमारा क्या, 1 किलो जूल। 1 किलो जूल में कितना होता है, 10⁻³ जूल। ठीक है, और एक होता है 1 मेगा जूल। 1 मेगा जूल में कितना होता है, 10⁻⁶ जूल। ठीक है, और एक होता है 1 गीगा जूल। तो गीगा जूल में कितना होता है, 10⁻⁶ जूल। तो ये हमारा बिगर यूनिट है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, 1 जूल। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ
जूल। सीजीएस यूनिट ऑफ जूल के, सॉरी सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, अर्क, क्या होगा, ईआरजी अर्क। तो अर्क कैसा है, तो देखो सिंपल, वन वर्क का फॉर्मूला क्या, इसको हमको किसमें निकालना है, सीजीएस यूनिट में। तो वन अर्क कितना होता है, वन डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर सेम बोलता है कि एक्सप्लेन, एग्जाम पे बोलता है एक्सप्लेन वन अर्क, तो कैसे बोलोगे, सिंपल, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, ये जूल को हटा के क्या करना है, अर्क कर देना है। तो लिखना वन अर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स ऑफ वन डाइन डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर की जगह क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर इन इट्स वन डायरेक्शन, खत्म। बोथ आर सेम, ओनली डिस्प्लेस दिस, मीनिंग 1 न्यूटन 1 मीटर। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क। तो उसको समझते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर वर्क। ओके, सो यहां पे पूछ दिया रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्क। तो इसके बीच का रिलेशन क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच का डील करना है कि दोनों में क्या रिलेशन है। तो हम लिख लेंगे 1 जूल क्या होता है, सिंपल लिख लेंगे 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब देखो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन, हमने पढ़ा है इसमें टॉर्क चैप्टर में। और 1 मीटर में कितना होता है, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी कभी स्टैंडर्ड यूनिट से सीजीएस यूनिट जाना हो, तो जो भी इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू है सीजीएस यूनिट, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 अर्क कितना आ जाएगा, तो इसको हम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 5 डाइन इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना आ गया, 10 टू द पावर 7 डाइन, 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, मतलब ये आ गया 10 टू द पावर 7 अर्क। ये रिलेशन है इसके बीच में, जूल और अर्क के बीच में, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा इसके ऊपर, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये हो गया, तो सपोज तुमको बोल सकता है कि ये सपोज एक बॉक्स है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, ठीक है, 20 न्यूटन का, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, सपोज 2 मीटर। तो इसका वर्क निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, F इंटू एस, एफ कितना है 20 न्यूटन और इंटू 2 मीटर, तो कितना आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर, मतलब 40 जूल। इस टाइप का इस पे क्वेश्चन आएंगे, और भी अच्छे एंगल वाले क्वेश्चन आएंगे, ये एंगल कितना है, अगर फोर्स इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है वो भी निकालने देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, और इस नेक्स्ट क्लास में हम पावर को कवर करेंगे, उसके बाद एनर्जी को कवर करेंगे। ये हमारा वर्क यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है।